आज की मूवी शुरू होती है दो ऐसे स्टूडेंट्स से जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, लेकिन किस्मत का खेल उन्हें ऐसी जगह ले जाता है जहां जिंदगी गुजारना बेहद मुश्किल है। ये जगह है एक सुनसान टापू और वहीं फंसकर उन्हें महीनों तक एक दूसरे के साथ जिंदगी बितानी पड़ती है। अब वो वहाँ कैसे सरवाइव करते हैं और साथ में क्या क्या कांड करते हैं, यही सब हम इस कहानी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लड़की एमा से, जो सुबह जल्दी उठकर कॉलेज जाने की तैयारी कर रही होती है। एमा कॉलेज में काफी पॉपुलर है और उसके बहुत सारे दोस्त हैं। दूसरी तरफ हमें नजर आता है डीन, जो एमा के बिल्कुल उल्टा है। वो आलसी है, देर से उठता है और उठते ही सीधे बाथरूम जाकर तैयार होता है। फ्रेश होने के बाद डीन सबसे पहले वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। उसके पिता अक्सर उसे डांटते हैं कि वो रोज कॉलेज के लिए लेट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एमा और उसकी छोटी बहन स्टेसी को, जिन्हें उनकी माँ बारबरा स्कूल छोड़ने आती है। स्कूल पहुंचते ही एमा अपनी बेस्ट फ्रेंड लिजी से मिलती है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक स्टूडेंट स्टीफन आकर एमा को हाय बोल देता है। ये देखकर लिजी मजाक में एमा को चिढ़ाने लगती है। उसी दिन क्लास में उनके टीचर मिस्टर क्रिश्चियन सेन बताते हैं कि अगली सुबह ठीक 7 बजे सभी लोग ट्रिनिडाड आइलैंड के लिए निकलेंगे। वो अभी ट्रिप की डिटेल समझा ही रहे होते हैं कि तभी एमा थोड़ी देर से क्लास में आती है और उसके पीछे पीछे डीन भी आ जाता है। गलती से डीन एमा से टकरा जाता है और हंसते हुए कहता है, सॉरी शहजादी। जब मिस्टर क्रिश्चियन सेन ट्रिप की बाकी जानकारी दे रहे होते हैं, तभी लिजी एमा से धीरे से कहती है कि डीन भी इस ट्रिप पर जा रहा है, बस अपने पिता के पैसों की वजह से। इतना कहकर लिजी डीन की तरफ मुंह बनाती है। लंच ब्रेक में लिजी अपने दोस्तों को बताती है कि सुबह एमा और स्टीफन के बीच जो हुआ वो सब काफी इंटरेस्टिंग था, और फिर मजाक में कहती है कि ट्रिप में हमारे पास पूरा 1 हफ्ता होगा जिसमें हम एमा और स्टीफन को करीब ला सकते हैं। लेकिन एमा तुरंत उसे रोकते हुए कहती है, हमें ये सब छोड़कर ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। जब सब आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी एमा की नजर डीन पर जाती है। डीन हाथ में चाकू लेकर सेब काट रहा होता है। थोड़ी देर बाद उनकी टीचर मिस कोलियर वहाँ आती हैं और डीन को स्कूल में चाकू लाने के लिए डांट लगाती हैं। इसके बाद वो उसे सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में लेकर चली जाती है। यह देखकर लिजी अपने दोस्तों से कहती है कि एमा को डीन जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए, खासकर जब स्कूल का एक हॉट लड़का उसे पसंद करता है। अगले दिन सुबह एमा ट्रिप के लिए तैयार होती है और अपने माँ बारबरा और पिता फिल का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसे जाने की अनुमति दी। दूसरी तरफ डीन शुरू में ट्रिप पर जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके पिता जैक उसे समझाते हैं कि तुमने स्कूल के नियम तोड़े, फिर भी मैंने कितनी मेहनत से तुम्हें इस ट्रिप में जगह दिलवाई है। यह सुनकर डीन अनमने मन से जाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर क्रिश्चियन सेन सभी स्टूडेंट्स को बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। बस में चढ़ते समय स्टीफन एमा से मुस्कुराकर पूछता है, कैसी हो एमा? यह देखकर लिजी फिर से एमा को चिढ़ाने लगती है, लेकिन एमा इस बार बिल्कुल ध्यान नहीं देती। कुछ ही समय बाद सब लोग ट्रिनिडाड आइलैंड पहुंच जाते हैं। वहाँ बस से उतरते वक्त मिस कोलियर सभी से कहती हैं कि थोड़ी देर तक तुम लोग पूल में एंजॉय कर सकते हो, लेकिन डिनर से पहले सबको वापस आना होगा। कल सुबह से असली प्रोग्राम शुरू होगा। थोड़ी देर बाद एमा अपने दोस्तों के साथ पूल में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात स्टीफन से होती है और सब मिलकर मस्ती करने लगते हैं, लेकिन डीन सबसे अलग अकेला खड़ा बालकनी से ये सब देख रहा होता है। उसी शाम एमा की एक दोस्त उसे और लिजी को बताती है कि स्टीफन ने उन्हें पार्टी के लिए बुलाया है, जो पास ही एक लोकल बोट पर रखी गई है। पहले तो एमा मना कर देती है, लेकिन दोस्तों के जिद करने पर वह मान जाती है। पार्टी में पहुंचकर एमा अपनी दूसरी दोस्त हेलन को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर स्टीफन पर पड़ती है, जो किसी और लड़की को किस कर रहा होता है। ये देखकर एमा का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। ठीक उसी समय पास खड़ा डीन भी ये सब देख रहा होता है। वो एमा से कहता है, देखा तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मजे ले रहा है। और इस पर एमा गुस्से में जवाब देती है, तुम्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। वहाँ पुलिस आ पहुँचती है, क्योंकि उन्हें खबर मिल चुकी थी कि इस पार्टी में कुछ स्टूडेंट्स ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी के दौरान पुलिस सबको बोट के सामने की ओर आने के लिए कहती है। तभी अचानक एमा का पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाती है। उसे गिरते हुए देखकर डीन बिना देर किए पानी में कूद जाता है और किसी तरह एमा को बचाकर एक छोटी बोट तक ले आता है। वो छोटी बोट बड़ी बोट से रस्सी के सहारे बंधी होती है। डीन तुरंत उस रस्सी को काट देता है। एमा हैरान होकर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। डीन जवाब देता है, मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना है। थोड़ी देर बाद पुलिस चली जाएगी तो हम वापस बड़ी बोट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हालात उनके सोचे हुए से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। कुछ ही देर में बड़ी बोट उनसे काफी दूर निकल जाती है। तभी मौसम अचानक बदलने लगता है और एक तूफान आने वाला होता है। डीन देखता है कि जिस बोट पर वे बैठे हैं उसमें मोटर ही नहीं लगी। इतने में सामने से एक विशाल लहर आती है और दोनों कसकर बोट को पकड़ लेते हैं।
रात भर तूफानी लहरों से जूझने के बाद अगली सुबह होती है। अब उनकी बोट अरब सागर में काफी दूर तक बह चुकी होती है। डीन का मोबाइल फोन पानी में भीगकर खराब हो चुका होता है, इसलिए वह एमा से उसका फोन मांगता है। लेकिन एमा का फोन भी बेकार निकलता है क्योंकि उसमें नेटवर्क नहीं आता। एमा परेशान होकर कहती है, हमें उसी पार्टी वाली बोट का पीछा करना चाहिए था। डीन उसे समझाते हुए कहता है, चिंता मत करो, कोई न कोई हमें ढूंढने जरूर आएगा। उसी वक्त एमा की नजर दूर हरे भरे टीले पर जाती है। वह हैरानी से इशारा करते हुए कहती है, डीन देखो, वहाँ एक आइलैंड दिखाई दे रहा है। एमा को दूर दिखाई दिया आइलैंड अब उनकी आखिरी उम्मीद बन चुका था। डीन छोटी बोट को उसी दिशा में ले जाने लगता है। कई मुश्किलों और थकावट भरी जद्दोजहद के बाद दोनों आखिरकार उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर एमा फिर से अपने फोन में नेटवर्क चेक करती है, लेकिन वहां भी कोई सिग्नल नहीं मिलता। तभी डीन को बोट पर एक फ्लेयर गन दिखाई देती है। वो तुरंत उसे उठा लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर किसी को संकेत दे सके। इसके बाद दोनों आइलैंड के अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कहीं उन्हें मदद मिल जाए। दूसरी तरफ होटल में पिछले रात की पार्टी का असर साफ दिखाई देता है। मिस्टर क्रिश्चियनसेन ट्रिप को कैंसिल करने का ऐलान कर देते हैं। तभी लिजी मिस कोलियर को बताती है कि एमा होटल वापस नहीं आई। उसे लगा कि एमा किसी के साथ होगी, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। वह यह भी बताती है कि उसने एमा को आखिरी बार पार्टी वाली बोट पर देखा था। इसके बाद मिस्टर क्रिश्चियनसेन सबकी अटेंडेंस लेते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि डीन भी मौजूद नहीं है। अब यह साफ हो जाता है कि एमा और डीन दोनों ही ग्रुप से गायब हैं। जल्द ही पुलिस आती है और एमा के दोस्तों से पूछताछ करने लगती है। मिस कोलियर चिंतित होकर पुलिस से पूछती हैं कि क्या उन्हें ढूंढने का कोई तरीका है। पुलिस जवाब देती है, ऐसे केस अक्सर होते रहते हैं, हो सकता है कि दोनों खुद से ही वापस आ जाएं, लेकिन अगर वो कहीं समुंदर में फंस गए हैं तो उन्हें खोजना आसान नहीं होगा। जैसे ही यह खबर डीन के पिता तक पहुंचती है कि उनका बेटा लापता है, वो तुरंत स्कूल पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एमा की मां बारबरा से होती है। थोड़ी देर में एमा के पिता फिल भी वहां आ जाते हैं। तीनों घबराए हुए प्रिंसिपल से बच्चों के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उनके गुमशुदा होने पर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाता। मायूस होकर तीनों वहां से चले जाते हैं। उधर आइलैंड पर एमा और डीन अंदर की ओर बढ़ते रहते हैं। चलते चलते उन्हें जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई देता है। डीन को यह नजारा बेहद अच्छा लगता है और वह एमा से कहता है कि उसकी एक तस्वीर खींच लो, लेकिन एमा चिड़चिड़ाते हुए मना कर देती है और कहती है, हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है। मैं तो इस ट्रिप को सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के अच्छे मार्क्स के लिए करना चाहती थी। मुझे आगे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, लेकिन अगर हम यहाँ से जल्दी बाहर नहीं निकले तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ देर बाद दोनों वापस बोट के पास लौटते हैं, लेकिन किनारे पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि समुद्र की तेज लहरें उनकी बोट को बहा ले गई हैं। वहाँ बस एक लाइफ जैकेट पड़ा मिलता है। इसके बाद वे दोनों पूरा दिन चलते चलते थक जाते हैं। शाम होते होते सूरज डूब जाता है। अब रात गुजारने के लिए डीन आग जलाता है और दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। ठंड बढ़ने लगती है और एमा कांपने लगती है। यह देखकर डीन अपनी शर्ट उतारकर एमा को दे देता है। रात के सन्नाटे में दोनों बातचीत करने लगते हैं और उम्मीद जताते हैं कि शायद कल तक हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढ लेंगे। ये अगली सुबह होती है। डीन उठकर देखता है कि एमा वहाँ नहीं है। घबराकर वह उसे ढूंढने निकलता है और कुछ ही दूरी पर एमा को समुद्र के किनारे पाता है। एमा रेत पर बड़े अक्षरों में SOS लिख रही होती है। डीन हैरान होकर पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? एमा जवाब देती है, जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई जहाज यहाँ से गुजरे तो उन्हें पता चले कि हम मुसीबत में हैं और हाँ, हमें पीने के लिए पानी भी ढूंढना होगा। इसके बाद डीन थोड़ी देर के लिए स्विमिंग करने चला जाता है। किनारे पर खड़ी एमा चुपचाप उसे देखती रहती है। दूसरी तरफ होटल में मिस्टर क्रिश्चियनसेन एमा और डीन के बारे में उनके पेरेंट्स को जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है और एक छोटी बोट मिली है जिस पर शायद वही दोनों थे। यह सुनकर डीन के पिता जैक कहते हैं, अगर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो हमें किसी प्राइवेट रेस्क्यू टीम को काम पर लगाना चाहिए। लेकिन मिस्टर क्रिश्चियनसेन उन्हें समझाते हैं, पुलिस अपना काम कर रही है और मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों बच्चों को जल्द ढूंढ निकालेंगे। उधर आइलैंड पर एमा पानी लेने के लिए झरने की ओर जाती है, लेकिन अचानक उसे अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। घबराकर एमा तुरंत वहां से निकल जाती है। अब दोनों सूरज की तेज धूप से बचने के लिए पत्तों और टहनियों से एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद एमा फिर से समुद्र किनारे जाकर SOS को और बड़ा कर देती है ताकि अगर कोई जहाज यहाँ से गुजरे तो उन्हें आसानी से दिख जाए। भूख लगने पर दोनों आसपास से जो भी खाने लायक चीज मिलती है उसे इकट्ठा करने लगते हैं। डीन को केले का एक पेड़ मिलता है और वह खूब सारे केले तोड़ लाता है। दोनों पेट भरकर केले खाते हैं। इस आइलैंड पर गर्मी बहुत तेज होती है। एमा अपनी फुल पैंट काटकर उसे शॉर्ट्स में बदल लेती है ताकि आराम से रह सके। कुछ देर बाद डीन झोपड़ी में आकर सो जाता है। एमा भी वहीं उसके पास लेट जाती है। अचानक डीन नींद में करवट बदलते हुए उसका हाथ एमा पर रख देता है। एमा चौंकती है
लेकिन उसे बुरा नहीं लगता और वह चुपचाप लेटी रहती है। अगले दिन एमा झरने के नीचे नहा रही होती है कि तभी डीन वहाँ आकर उससे सनस्क्रीन मांगता है। एमा झिझकते हुए कहती है, मैं यहाँ नहा रही हूँ, तुम दूसरी तरफ जाओ। और डीन जवाब देता है, तुम्ही ने तो कहा था कि पहरेदारी करनी है, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। ये सुनकर एमा गंभीर हो जाती है और धीरे से कहती है, मैंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि मुझे लगता है इस आइलैंड पर हम दोनों के अलावा कोई और भी है। वो दूसरी तरफ होटल में बारबरा एमा के बारे में बेहद परेशान रहती हैं। न्यूज चैनल पर खबर दिखाई जा रही होती है कि एमा और डीन लापता हैं। अब यह केस आधिकारिक हो गया है और पुलिस मान रही है कि शायद दोनों समुद्र में बह गए हैं। वे दोनों की लाश खोजने में जुटे हैं। पिता फिल थक-हारे बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद बनी रहती है। आइलैंड पर धीरे धीरे रात का अंधेरा फैलने लगता है। एमा डीन से कहती है, मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। तभी डीन को कहीं से किसी इंसान की खोपड़ी दिखाई देती है। एमा डर से कांप उठती है और कहती है, शायद यह कोई मछुआरा या स्मगलर होगा जो यहाँ आकर मर गया। डीन उसे शांत करते हुए जवाब देता है, हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं, हम अकेले नहीं हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ ऐसे बनाए रखेंगे तो हमें यहाँ कभी कोई नुकसान नहीं होगा और यकीन मानो एक दिन हम घर जरूर लौटेंगे। डीन एमा को विश्वास दिलाने के बाद धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसे किस कर देता है। यह एमा का पहला अनुभव था और उसे भी यह एहसास अच्छा लगता है। रात का अंधेरा गहराने लगता है और दोनों आइलैंड पर अपने आप को पूरी तरह रोक नहीं पाते। उसी रात आइलैंड पर एक तूफान और भूकंप आता है। एमा इस तूफान को पहली बार महसूस करते हुए उसका आनंद लेने लगती है और बेहद खुश होती है। सुबह होते ही एमा देखती है कि डीन उसके पास नहीं है। वह उसे पुकारने लगती है, लेकिन डीन कहीं नहीं दिखता। घबराकर एमा जंगल की ओर चल देती है। थोड़ी दूर जाकर वह देखती है कि डीन जमीन में एक गड्ढा खोद रहा है। एमा हैरान है और सोचती है, ये डीन क्यों कर रहा है। तभी अचानक एमा संतुलन खो बैठती है और गिरकर घुटने पर चोट लगा बैठती है। डीन तुरंत उसकी ओर दौड़ता है और उसकी चोट की सफाई करता है। वह कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इसके बाद दोनों पास ही वाटरफॉल में नहाने लगते हैं ताकि शरीर भी तरोताजा हो जाए और थोड़ी राहत मिले। आइलैंड पर डीन एमा से धीरे धीरे अपनी जिंदगी की कुछ बातें शेयर करता है। वह बताता है कि उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। एमा उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और उसे समझने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद आसमान में बादल घिर आते हैं और हल्की बारिश होने लगती है। डीन बारिश में मस्ती करने लगता है और एमा भी उसके साथ हंसती है। थोड़ी देर बाद दोनों बारिश में नाचने लगते हैं, अपनी चिंता और डर को थोड़ी देर के लिए भूलकर। डीन एमा के बालों में एक फूल भी लगा देता है। इस बीच इधर होटल और आसपास सब कुछ हलचल में है। एमा को ढूंढने के लिए सब लोग पर्ची बांट रहे हैं जिस पर उनके बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी। जैक बारबरा से कहता है, हमने सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी एमा और डीन नहीं मिले। शायद हमें घर वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनकर बारबरा उदास होकर घर चली जाती है। इसी बीच डीन एमा को हरी रोशनी के बारे में बताता है जो उसकी माँ ने उसे दिखाई थी। वह बताता है कि यह रोशनी सूरज के डूबते समय दिखाई देती है, लेकिन डीन खुद भी कभी इस रोशनी को देख नहीं पाया था। अब वक्त गुजरता है और कई हफ्ते बीत जाते हैं। डीन और एमा धीरे धीरे आइलैंड की जिंदगी में ढल जाते हैं। दोनों आसपास की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। कभी समुंदर में तैरते हैं, कभी झरनों के पास वक्त बिताते हैं और कभी आइलैंड के मौसम को जी भरकर महसूस करते हैं। इस दौरान दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। उनके बीच अब एक खास रिश्ता बनने लगता है। अब एक बार फिर तूफान और भूकंप आता है। दोनों तूफान जी के मजे लेते हैं। एक दिन एमा डीन से पूछती है, तुमने पहली बार ये सब कब और किसके साथ किया था। डीन बताता है कि स्कूल के दिनों में उसकी एक दोस्त थी जो उम्र में उससे बड़ी थी। डीन जानता था कि एमा के लिए यह सब कुछ पहली बार था, तो वह उससे पूछता है, तुम्हें कैसा लगा। एमा हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि अच्छा लगा, लेकिन तूफान की वजह से रेत गलत जगहों पर चली गई। फिर वो मजाक में कहती है कि मुझे और एक्सपीरियंस चाहिए। डीन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, जैसे तुम चाहो। इसके बाद दोनों जंगल में फल लाने के लिए निकलते हैं। डीन आगे बढ़कर फल तोड़ने लगता है, लेकिन तभी उन्हें अचानक एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। दोनों दौड़कर खुली जगह की तरफ पहुंचते हैं ताकि सिग्नल दे सकें। डीन जल्दी से एमा के बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। तभी एमा को शक होता है कि शायद इस आइलैंड पर कोई और भी मौजूद है जो उनकी चीजें चुपके से चुरा रहा है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन अब तक उनके ऊपर से सिर्फ एक ही प्लेन गुजरा है। कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। लेमा और डीन अपनी झोपड़ी में बैठे बातें करने लगते हैं। एमा कहती है, शायद हमें घर वापस जाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। डीन उसकी तरफ देखता है और जवाब देता है, अगर हम यहीं फंसे हैं तो बेहतर है कि हम इस जंगल में पूरी तरह एक दूसरे के साथ जीना सीख लें। तभी अचानक डीन को पास के जंगल से किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। वो सावधानी से उस दिशा में बढ़ता है। एमा को चिंता होती है तो वह भी उसके पीछे चली जाती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही डीन की नजर एक खतरनाक ब्लैक पैंथर पर पड़ती है। पैंथर की आंखें चमक रही होती हैं। डीन तुरंत भागने लगता है और एमा घबराकर उसके पीछे दौड़ती है। भागते भागते डीन अचानक गिर जाता है। जब एमा उसके पास पहुंचती है तो देखती है कि डीन के
हाथ में खून से सना हुआ चाकू है और उसके सामने वही पैंथर मरा पड़ा है। उधर दूसरी तरफ एमा और डीन के सभी दोस्त और पेरेंट्स मान लेते हैं कि शायद अब दोनों कभी वापस नहीं आएंगे। वहीं आइलैंड पर एमा और डीन ने भी अब यहीं जीना सीख लिया है। एमा अच्छा महसूस करने के लिए डीन के पास आकर लेट जाती है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक ऊपर से उनकी कुछ खोई हुई चीजें नीचे गिरने लगती हैं। जब दोनों ऊपर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वहाँ एक बंदर पेड़ पर बैठा होता है जो उनका सामान फेंक रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस बंदर के हाथ में वही फ्लेयर गन थी जिसकी तलाश उन्हें कई दिनों से थी। एमा तुरंत समझदारी दिखाती है। वो अपने बैग से एक केला निकालकर बंदर को दिखाती है। लालच में आकर बंदर गन नीचे फेंक देता है और केला लेकर भाग जाता है। तभी अचानक ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगती है। दोनों तेजी से भागते हुए एक खुले मैदान की तरफ जाते हैं। एमा गन को लोड करती है और आसमान की तरफ फायर करती है। सिग्नल देखते ही हेलीकॉप्टर के लोग उन्हें पहचान लेते हैं। कुछ घंटों बाद जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां उनके दोस्त और पेरेंट्स उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। सबकी आंखों में आंसू और चेहरों पर मुस्कान होती है। एमा और डीन दोनों के पेरेंट्स खुशी से उन्हें गले लगाते हैं और फिर अपने अपने घर ले जाते हैं। लेकिन उसी रात डीन खुद को रोक नहीं पाता और एमा से मिलने पहुंच जाता है। दोनों देर रात बैठकर बातें करते हैं और महसूस करते हैं कि घर वापस आकर सब कुछ कितना अजीब सा लग रहा है। उस रात डीन एमा के करीब आता है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन एमा तुरंत पीछे हट जाती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हर 10 मिनट में मेरे पेरेंट्स मुझे देखने आ रहे हैं, शायद तुम्हें अब घर जाना चाहिए। फिर एमा बताती है कि उनके वापस आने की खुशी में उसके पेरेंट्स ने एक पार्टी रखी है और वहाँ डीन को भी आना है। अगले दिन पार्टी में हर कोई जमा होता है। एमा के पेरेंट्स सबके सामने अपने बच्चों के वापस आने की खुशी जाहिर करते हैं। इसके बाद डीन एमा की तरफ देखता है और उसे अपने साथ आने का इशारा करता है, लेकिन एमा उसे नजरअंदाज कर देती है और दोस्तों के साथ व्यस्त रहती है। ये देखकर डीन का चेहरा उतर जाता है और वो चुपचाप पार्टी से बाहर चला जाता है। अब धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। आइलैंड से लौटने के बाद एमा सबकी नजरों में फेमस हो जाती है, लेकिन डीन अब भी अकेला ही रहता है। जब भी एमा और डीन कहीं आमने सामने होते हैं तो बस एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ खामोशी से देखते हैं और फिर अपने रास्ते चल पड़ते हैं। कुछ दिन बाद एमा डीन को कॉल करती है, लेकिन डीन उसका कॉल रिसीव नहीं करता कि डीन अपनी माँ की कब्र पर खड़ा है। वो अपनी माँ को बहुत याद करता है और रोते रोते बिखर जाता है। समय आगे बढ़ता है और आता है प्रॉम पार्टी की रात। डीन अकेला घर पर टीवी देख रहा होता है। तभी उसके पिता आते हैं और प्यार से पूछते हैं, क्या तुम मेरी कोट पहनकर पार्टी में जाना चाहोगे? इधर एमा अपनी बहन स्टेसी के साथ पार्टी में पहुंच चुकी है। वहाँ उसकी दोस्त लिजी उसे सरप्राइज देने के लिए बाहर की तरफ ले जाने लगती है और तभी एमा की नजर जाती। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं और उसी बारिश में डीन खड़ा था। उसकी नजरें सिर्फ एमा को ढूंढ रही थीं। जैसे ही एमा बाहर आई, दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं। कुछ देर तक दोनों बस चुपचाप खड़े रहे, ना कोई शब्द, बस खामोशी और बारिश। धीरे धीरे एमा डीन के पास आई। डीन की आंखों में वो दर्द था जो सिर्फ एमा समझ सकती थी। फिर एमा ने बिना कुछ कहे डीन को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए, जैसे महीनों की सारी दूरियां इस बारिश ने धुल दी हों। और उसी पल डीन ने एमा से फुसफुसा कर कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह फिर मिलेंगे। एमा मुस्कुराती है और जवाब देती है, कुछ रिश्ते कितनी भी दूरियों से क्यों ना गुजरे, हमेशा फिर से पास आ ही जाते हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बताएं अगली वीडियो किस मूवी पर हो। धन्यवाद।